रीट 2017 लेवल फर्स्ट के यहाँ से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला कहता है एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट की कठिनाई शामिल होती है कहलाता है। यह कहलाएगा डिस्ग्राफिया। लिखावट की कठिनाई होती है डिस्ग्राफिया में। डिस्ग्राफिया एक अधिगम विकलांगता है। इससे ग्रसित बालक को लिखने में कठिनाई अनुभव करते हैं। इससे लेखन धीमा, भद्दा व त्रुटिपूर्ण होता है। छात्र लिखते लिखते शीघ्र ही थक जाता है और अंगुलियों में दर्द महसूस करता है। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। सत्र के अंत में शिक्षार्थी का प्रदर्शित अंतिम आकलन। योगात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक शैक्षणिक सत्र के अंत में मापन क्रिया के माध्यम से यह जानने का प्रयास करता है कि छात्रों ने कितना सीखा है, ताकि शिक्षक जानकारी प्राप्त कर सके कि पूर्ण शैक्षणिक सत्र के दौरान शैक्षणिक प्रक्रिया कितनी प्रभावपूर्ण रही है। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि क्या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी में कौन सी है? यहाँ से होगा प्रकृतिवादी कौशल, नेचुरलिस्ट स्किल्स। हावर्ड गार्डनर द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें गार्डनर महोदय ने बुद्धि की 9 श्रेणियों को विभाजित किया है, जो है भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी बुद्धि। और हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न से पता लगाएं कि 2 भाषाओं को बोलने वाले क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। इसमें होगा यहाँ से उनके लिए एक तो अवधारणा गठन में सुविधा होती है, विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा होती है, संज्ञानात्मक लचीलेपन की सुविधा होती है। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे न केवल यह पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछ रहा है कि कैसे और क्यों, और वह उसमें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों व परख की तुलना करने की मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। सकारात्मक व नकारात्मक उत्तेजनाओं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा के लिए व्याख्या करता है? यह व्याख्या करता है यहाँ से व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य। मनोवैज्ञानिक का व्यवहारवादी परिप्रेक्ष्य यह मानता है कि सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं घटना छात्र के व्यवहार को प्रेरित करते हैं। जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक स्किनर का यह मानना है सकारात्मक उत्तेजनाएं प्रशंसा, पुरस्कार, सम्मान आदि छात्र के व्यवहार में प्रायिकता को बढ़ा देती है, जबकि नकारात्मक उत्तेजनाएं निद्रा, शोर, विद्युत आघात आदि उसके व्यवहार में प्रायिकता को घटा देती है। इस प्रकार व्यवहारवाद यह मानता है कि उत्तेजना या उद्दीपन प्रकृति अनुक्रिया व्यवहार को प्रभावित करते हैं। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। समावेश का मतलब बहुत व्यापक है, जिसमें एक क्षमता युक्त तथा अन्य सभी बच्चों को शामिल किया जाता है जो स्कूल छोड़ दिए तो विशेष शैक्षणिक आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करने के लिए यथासंभव दृश्यमान व मौखिक संकेतों का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष निर्देशन प्रदान करना है। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने में व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क का। यह आगमनात्मक तर्क का उदाहरण, यदि भाषा शिक्षक कक्षा में कविता वितरण समझाकर कविता को पढ़ा रहा है, यह तात्पर्य है कि शिक्षक छात्रों को पूर्व के ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो आगमनात्मक तर्क का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन जिसके द्वारा ईगो आईडी पर एक आच्छाद रखता है, यह कहलाएगा दबाव, रिप्रेशन। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को 2 महत्वपूर्ण संप्रत्य है, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, इदम, अहम, पराहम। फ्रायड के अनुसार इदम व्यक्ति को अपने दमित इच्छाओं को तत्काल पूर्ति करने के लिए प्रयास करने हेतु उकसाता है, जबकि पराहम सामाजिक मान्यताओं व परंपराओं के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। अहम इन दोनों के मध्य अंतर क्रिया के व्यक्ति को वास्तविक धरातल के तालमेल बैठाने का प्रयास करता है, अर्थात ईगोइड व सुप ईगो इन दोनों का दबाव के द्वारा आच्छाद रहता है। अंतर्मुख बहिर्मुखता व्यक्तित्व के लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? यह लक्षण प्रस्तावित है हेंस आइजिंग द्वारा। हेंस आइजिंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिर और अस्थिर भागों में बांटा है यहाँ से व्यक्तित्व को, जबकि ऑलपोर्ट महोदय ने शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा यहाँ से प्रेरणा गतिविधि,
प्रेरणा गतिविधि को उत्तेजित करने, बनाए रखने और विनियमित करने की प्रक्रिया है। अतः प्रेरणा सबसे का उपयुक्त उदाहरण में यहाँ से बी सही होगा। लोवेल के अनुसार प्रेरणा एक औपचारिक रूप से मनोचिकित्सात्मक या आंतरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित की जा सकती है यदि कि जिसे आवश्यकता के द्वारा शुरू किया जाता है और एक गतिविधि की ओर जाता है जो उस आवश्यकता को पूरा करेंगे। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंतःयुक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा यहाँ अपने आप में एक अंत है। आंतरिक अभिप्रेरणा स्वयं की इच्छा है जो नई चीजों नई चुनौतियों से बाहर की ओर तलाश करती है। आंतरिक प्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक और शारीरिक विकास के में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की क्षमताओं में वृद्धि होती है और छात्रों द्वारा स्वेच्छा से काम करते हुए अपने कौशल में सुधार किया जाता है। जबकि बाह्य प्रेरणा एक वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में एक गतिविधि है जो बाहर के प्रभावों से आता है। यह आंतरिक प्रेरणा के विपरीत है। अतः बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है और आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। यह कहलाएगा यहाँ से दिमागी आरोग्यता, मेंटल हाइजीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन दिमागी आरोग्यता, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करते हुए यह कहता है कि सलामती की एक स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है, वह जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, लाभकारी और उपयोगी रूप से काम कर सकता है और अपने समाज के प्रति योगदान के लिए सक्षम होता है। इसलिए एक व्यक्ति विज्ञान और स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। दिमागी आरोग्यता कहलाता है एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और स्वप्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल कहलाता है। यह कहलाएगा यहाँ से परिमेयकरण। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार का अनुमोदन कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना परिमेयकरण कहलाता है। परिमेयकरण या औचित्य स्थापन के द्वारा किसी भी कार्य व्यवहार को तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इस युक्ति का प्रयोग तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है जहां सामाजिक कारक से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ से निम्न परिस्थितियों में कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति यहाँ से सामाजिक समायोजन को बढ़ावा देती है। आसपास वातावरण में कठिनाइयों, बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है तो उस बच्चे में किया गया व्यवहार में परिवर्तन ही समायोजन कहलाता है। समायोजन करने की दो विधियां हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में एक बच्चा किसी समस्या के प्रति सीधे सीधे समायोजन करता है, वह भय, चिंता से मुक्त रहता है। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों के से हमारे जीवन पर प्रदूषक के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा है। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या कीजिए। यह संप्रयोग। यदि कोई शिक्षक छात्रों से अपने जीवन पर प्रदूषक के प्रभाव को समझाने के लिए निबंध लिखने को कहता है तो यह कार्य ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के संप्रयोग पर आधारित है। संप्रयोग के अंतर्गत छात्र विभिन्न कार्य परक क्रियाएं करता है जैसे व्याख्या करना, जांच करना, निर्माण करना, खोज करना, समाधान करना आदि। शिक्षक के तौर पर आपने एक प्रयुक्त प्रशिक्षण और जांच सूची के प्रयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कार्य व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रक्रिया कहलाएगी यहाँ से आकलन। आकलन शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी पक्षों से संबंधित प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आंकड़ों को एकत्र, विश्लेषण व उनकी व्याख्या किया जाता है। अर्थात आकलन प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक छात्रों की बुद्धि, व्यक्तित्व या कार्य व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। कौन सा क्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण का नामित क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक है किंतु मनोप्रेरणात्मक नहीं होगा। यहाँ से अगर देखा जाए क्रियात्मक व मनोप्रेरणा का मतलब लगभग एक ही, इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। 2005 निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? मार्गदर्शक सिद्धांत इसमें कौन सा नहीं होगा? इसमें सिद्धांत नहीं होगा। यहाँ से अधिगम की रचना विधि सुविधाजनक बनाता है। स्कूल से बाहर जीवन से ज्ञान से जीवन को जोड़ना है। यहाँ से परीक्षा को अधिक लचीला, कक्षा जीवन में एकीकृत करना। यह भी होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों को समग्र शिक्षा, समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। यह भी होगा। शुरू में बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु पकड़ता है। धीरे धीरे
वृद्धि और विकास से उच्च अंगुलियों और अंगूठे का प्रयोग करना वस्तु को उठाने में कहता है, इस प्रकार की प्रगति कहलाएगी। यह प्रगति एक तो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति कहलाती है, साथ ही यह व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति भी कहलाएगी। यहाँ से तो बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। बच्चे के विकास में अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र विभाजित किया गया है। विकास प्रक्रिया के इन क्षेत्रों में कहाँ तक संभवित है? यह होगा यहाँ से एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। किसी भी बच्चे के विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास की यह प्रक्रिया एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित है, अर्थात विकास की प्रक्रियाओं का विभाजन भले ही अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया जाता है, किंतु उसका विकास एकांकी न होकर समग्र रूप से एकीकृत होता है। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान के महत्व पर जोर देता है। यह आनुवंशिकता हेरिडिटी पर जोर देता है। अधिगम के उपयोग व अनुप्रयोग नियम को श्रम का नियम, अधिगम के उपयोग व अनुप्रयोग के नियम को श्रम का नियम कहते हैं। यहाँ से यल थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए थे, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया। पहला तो मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। मुख्य नियम तत्परता का नियम और गौण नियम होगा बहु अनुक्रिया का नियम होगा इसके लिए। और अभ्यास का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, उपयोग का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुप्रयोग का नियम, समानता का नियम व साहचर्यता का नियम, प्रभाव का नियम और आएगा यहाँ उपयोग और अनुप्रयोग नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास का नियम भी कहा जाता है, किंतु हिंदी में इसे श्रम का नियम कहते हैं। पावलोव के प्रयोग में कुत्ते ने न केवल मांस प्रदाता के मांस से सीधे मुंह से लेखने पर लाल टपकाया, अपितु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है। इस संवृत्ति को कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना है यह अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत किससे प्रतिबिंबित होता है? यह सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अनुभूति या अनुभव बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से चलती रहती है। दूसरे शब्दों में बच्चे वातावरण से सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करके अनुभव प्राप्त करते हैं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया करती है जाना जाता है। यह जाना जाएगा संतुलन से। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान व नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने के लिए सावधानी नहीं है? यहाँ से हमारे पास सावधानी यह नहीं होगी। बाकी बुद्धि की व्यक्तिगत आकलन परीक्षण और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सावधानी नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों के आकलन के दबाव को कम करती है। नेक्स्ट, एरिक्सन के अनुसार बच्चों को मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास का है। विकास के किस चरण से मेल खाता है? यह खाता है परिश्रम बनाम हीनता से। एरिक्सन के व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से विकास के 8 चरणों में विभाजित किया गया, जो कि निम्न है। पहला तो 2 वर्ष तक, जन्म से 2 तक आएगा विश्वास बनाम अविश्वास। 2 से 4 वर्ष में आएगा स्वतंत्र बनाम लज्जाशीलता। 4 से 6 में आएगा पहल बनाम दोषिता, पहल शक्ति बनाम दोषिता। 6 से 12 में आएगा यह परिश्रम बनाम हीनता। 12 से 20 वर्ष तक आएगा यह अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। 20 से 30 में आएगा घनिष्ठता बनाम विलगन। 30 से 60 में आएगा जननात्मकता बनाम स्थिरता। और 60 से मृत्यु पर्यंत आएगा अहम संपूर्णता बनाम निराशा। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित प्रशिक्षण के लिए सत्य नहीं है? यहाँ से सत्य होगा, एक तो छात्र के स्कोर की तुलना करके की जाती है कि अन्य ने प्रदर्शन कैसा किया है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित और छात्र में प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों की तुलना की जाती है। नेक्स्ट है हिंदी।